गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हाउ इज द स्टार्ट ऑफ द डे? इट्स सो फार सो गुड। ओके, हाँ, क्या ऐसी चीज है जो कि ज्यादा इस दिन को अच्छा बना रही है? अच्छा। एक ऑप्शन, एक चीज तो है, उसके अलावा सेकंड चीज बताए ना। हाँ, एक चीज जो आपको लग रहा है वो तो नहीं होगी। आई मीन यू आर मजाक कर सो रही ब्लेस्ड हूँ। टू हैव अ ग्रेट को होस्ट। हाँ, या ये कहना चाह रहा था। एग्जैक्टली। और क्या चीज है जो अच्छा बना रही है? दूसरी ऐसी कौन सी चीज है? दूसरी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। आज मैंने अपना फेवरेट नेकलेस पहना है तो आई ओके रियली लाइक इट। ओके, तो मेरी पहले क्यों फ्रेंड नहीं है, पहना उन्होंने था? मुझे गिफ्ट किया था, सो या। माशाल्लाह। ओके तो उस लिहाज से मुझे ये पसंद है। तो मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो मुझे ये खुशी आज के मतलब आई एम एबल टू वेयर इट। फाइन, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, आप हाँ, खुश होते हैं, दैट्स नाइस। तो जरूरी थोड़ी है कि हर बारी सुबह उठ के एक छप्पड़ फाड़ आपके सामने कोई बड़ी खुशखबरी होगी तो नहीं, उसके वो होती भी नहीं साथ है। वो होती भी नहीं है। लेकिन somehow लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा क्या हो गया सुबह सुबह जो हम खुश होंगे। छोटी छोटी चीजें एक होती हैं, सुबह का छोटी मिल छोटी जाना भी खुशियाँ खुशी होती हैं। होती है, एक सुबह के वक्त एनर्जी के हाँ, साथ दिन का आगाज करना भी खुशी होती आई है। मीन इट्स अ ब्लेसिंग। सुबह सुबह किसी का मुस्कुराता चेहरा देखना भी खुशी होती है, सुबह सुबह अच्छे लोगों से मिलना भी जैसे खुशी आप होती सब है। आके सुबह सुबह मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, ये पूरी टीम इस जी वक्त जो यहाँ पे है। जी सो जाहिर सी जी बात है, आप जी, सबको पूरी शुड टीम बी भी कह रही है जी। ग्रेटफुल। वेरी वेरी राइट। पूरी टीम इस पे आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, लेकिन हाँ, इसका ऑपोजिट जरूर हो सकता है। क्या? जब सबीन एंटर होती है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होते हैं जिससे सबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सबीन को खुश करने की कोशिश करते हैं। देखें सारे मिलके सबीन आपके लिए कितना कुछ एफर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एफर्ट कर रहे होते हैं मेरे लिए सब मिलके। और वो जो वो गिनती वाली, उर्दू की गिनती वाली वीडियो थी ना सोशल मीडिया पे, वो एक तो क्लिप पे सबने देखा होगा और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे जो क्लिप अपलोड हुआ है वो भी सबने देखा होगा। तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो मेरे साथ होता है यहाँ पे। सो या ये देखें, छोटी छोटी जो शरारतें होती हैं, ये तो टीम बॉन्डिंग होती है। ओके, ठीक हो गया। तो आज कोई शरारत, इसका मतलब आप लोगों ने सोची हुई है, अदरवाइज शायद ही। नहीं, हमने सोची थी हाँ, वो कल करनी थी, कल हमने नहीं की, तो हम आज नहीं कर सकते वो, ओके क्योंकि आज हमारे पास एक बंदा कम है जिसने वो शरारत में हमारा साथ देना था। ओके। हाँ, ही इज शानी नॉट भाई नहीं है, तो आज हियर। हम वो शरारत नहीं कर सकते, वो हम किसी और दिन तो आज करेंगे। का टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरा सवाल था, वो सवाल ये है कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि आपको इरिटेट करती है? वो कोई सोच हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है, कुछ अंदाज हो सकता है, कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं, कुछ एटीट्यूड्स हो सकते हैं। तो सबीन से मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी बात या ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि आपको सोसाइटी में नजर आती हैं और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है और इरिटेट करती हैं आपको? शोएब, मुझे लगता है कि जब आप किसी की शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं और ओके। वहाँ पर जाकर आपका जो एटीट्यूड होता है और उसके बाद जब आप उस इवेंट से चले जाते हैं, तो उस टाइम पर आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, आप क्या बातें करते हैं उस शादी के मुतालिक, मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। एक बाप जो कि तकरीबन पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देता है कि अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करेगा, वो पैसे जमा करता है और उसके बच्चों का और उसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त दिन होता है, वो बहुत यादगार दिन होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि वो शादी अटेंड करके जाते हैं और उसके बाद चार लोगों में बैठ के उस शादी की बुराई कर रहे होते हैं। खाना अच्छा नहीं था, दुल्हन अच्छी नहीं लग रही थी, दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा था, कपल अच्छा नहीं लग रहा था, कोई किसी को पूछ नहीं रहा था वहाँ पे, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं वहाँ पे। ये वाली चीज़ मिसमैनेज थी उस इवेंट में। आई मीन इस तरह की छोटी 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 चीज़ें जब निकाल ली जाती हैं आउट ऑफ नो वेयर, और बाज़ औक़ात वो चीज़ें सच नहीं भी होती, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया होता है। सो आई बिलीव कि जब वो सारी चीज़ें उस शख्स तक पहुंचती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चार लोगों में बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो बात कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी तक पहुंच जाती है। सो वो जो शख्स उस टाइम पे हर्ट होता है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तकलीफ दे कोई चीज़ नहीं होती। और ये आप तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आपकी अपनी शादी होती है और आपके बारे में चार लोग जाके आपके इवेंट के बारे में जब कोई बात करते हैं। सो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे उस फीलिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अच्छा सबीन, इसमें एक बात ऐड भी करता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि जिसकी शादी हुई उसके मुतालिक जो बात आपने की, आपने उसको हर्ट किया, आपने अपना नुकसान भी किया, आपने नेगेटिविटी क्रिएट भी की है और नेगेटिविटी अब आपस में फैलाई भी है, अपने आसपास फैलाई। फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी पे गए, जैसे सबीन आपने बात की, वहाँ पे आपने एक तो एक आप एंजॉय ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि ज़रा आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन दिल में आप बातें इकट्ठी कर रहे हैं जो आपने जाय करनी है। फिर घर जाके जब आप वो बात कर रहे हैं, किसी गैदरिंग में वो बात कर रहे हैं, फैमिली में वो बात कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे आसपास बैठे हैं, जो और लोग आसपास बैठे हैं जो उस तरह सोच भी नहीं रहे थे, आपने उनको भी उस तरह सोचने में मजबूर कर दिया, आपने उस नेगेटिविटी को ट्रैवल करवाया है। सो ये जो तरबियत वाला पैटर्न है ना, ये ख़राब हो रहा होता है। आप क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों में, क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं फैमिली में,
कि किसी भी इवेंट पे जाओ तो अच्छा नेगेटिविटी ढूंढो, दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस। मुझे लगता है किसी भी शादी में शोएब आप सबसे बेहतर गिफ्ट अगर किसी को दे सकते हैं ना, आप सोच रहे होते हैं हम क्या गिफ्ट देंगे, वो आप पॉजिटिविटी दे सकते हैं। शादी ब्याह का मौका होता है, उसमें हजार ऊंच नीच हो जाती है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और जाहिर सी बात है उन चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं होता, स्पेशली इफ़ यू आर अ ब्राइड और ग्रूम, या इवन आप अगर मैनेज भी करें उस इवेंट को, आपके घर की शादी है, सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे होते मैनेज, और वो अप्स एंड डाउन्स और ये छोटी मोटी चीज़ें, कमियां कोताहियां, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और ये तो किसी भी इवेंट का एक हुस्न भी मैं कहूँगी, क्योंकि कोई रोबोट तो नहीं होता, कोई शादी परफेक्ट तो नहीं होती, 19-20 ऊंच नीच ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करने के बजाय अगर वहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे कि छोटी छोटी 3 चीज़ें नहीं हुई लेकिन जो 10 चीज़ें बेहतर हुई, आप उन 10 चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे लेकिन उन 3 चीज़ों को हाईलाइट करके आपने किसी की दिल आज़ारी कर दी, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा गलत चीज़ शायद ही कोई होगी दुनिया में। क्योंकि ये मैंने खुद भी समहाउ एक्सपीरियंस ज़रूर किया है कि आपकी कितनी, क्योंकि मेरी कितनी एफर्ट थी मेरी शादी के मौके पे, मैंने चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया था, किस तरीके से प्लान किया था, बट ऑब्वियसली जहाँ पर बहुत सारे, एक लोग कहते हैं अच्छा फलानी शादी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आपका एक सोशल सर्कल होता है, वहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे मिसमैनेज होती हैं। और ये किसी भी शादी का, किसी भी इवेंट का, आप शादी की क्या बात करें, आप कोई भी इवेंट ले लें जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। And it's absolutely fine. No, but my question is, where was the mismanagement actually? We loved it. We loved every moment of it. नहीं, it's because आपने उस पॉजिटिविटी को ऊपर रखा उन तमाम नहीं, मैं सबीर, मुझे मिलवाओ इन लोगों से जिन्होंने उसमें कुछ चीज ढूंढ लिया है। I want to know कि ऐसी कौन सी चीज निकाली। नहीं, आपने उनमें देखें, मैं जो वही बात करी थी ना कि ये आपका ऑरा होता है, ये आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी सोच होती है कि आपने उन 10 चीज़ों को ऊपर रखा, 2-3 चीज़ें जो हुई आपने उन 2-3 चीज़ों को नीचे रखा क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो 10 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैं तो एंजॉय किया। तो ये आपका पॉजिटिव हो रहा है ऑब्वियसली, बट देयर आर पीपल जिन्होंने मुझे आगे कुछ बातें की थी एंड ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक दैट। ब्लॉक देम। I don't have to, but somehow I got hurt. नहीं सबीर, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लोग नेगेटिव होते हैं आपके आसपास, इन लोगों को जिंदगी से या तो निकाला जाता है, अगर निकालने की ऑप्शन नहीं होती तो इनको इग्नोर भी किया जाता है, इनसे दूर रहा जाता है, बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई नेगेटिविटी हमें मुतासिर करे तो हमें आपसे दूर रहना है। आप दूर नहीं रहना चाहते लेकिन हम आपसे दूर रहना चाहते हैं, तो दूर रहना बड़ा जरूरी होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेडिंग्स एक्चुअली। आप किसी घर में दावत पे जा रहे हो, किसी और गैदरिंग में, तब भी हम यही रवैया देख रहे होते हैं। सो अगर आपको लगता है आप ये नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके आसपास ऐसा होता हो या हो रहा हो तो प्लीज बी द बैरियर। रोकिए उसको उसी वक्त पे, जो शख्स ये बात करे, जो नेगेटिविटी फैला रहा है, उस वक्त रोकिए, स्नप कीजिए कि प्लीज डू नॉट डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चार तारीफें कर दें, हाँ। 2 तारीफें कर दें। आप कोई एक तारीफ कर देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होती किसी भी किस्म की, कि आपने कुछ छोटी सी बात कर दी कि अच्छा यार तुम्हारी किसी कोई इवेंट था, तुम्हारे घर आए, उसका खाना बहुत अच्छा था, हाँ, यार तुम लग बहुत प्यारे रहे थे, तुम्हारी ज्वेलरी बड़ी प्यारी लग रही थी, तुम्हारा फलानी चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छा ये चीज़ तो काफ़ी बेहतर थी। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें बताना शुरू करते हैं तो यकीन जाने किसी का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपकी छोटी चीज़ों से, छोटी से छोटी चीज़ कोई होती है, जिस इंसान की ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन वो होता है जिसमें 19-20, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स नॉर्मल, कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर अगर आप कोई छोटी सी बात ऐसी कर देते हैं तो उस शख्स की कितनी दिल आज़ारी होती है इसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर को जज ना करें, खानों को जज ना करें, वहाँ के बर्तनों को जज ना करें, वहाँ के लोगों को जज ना करें, वहाँ का जो खुलूस है उसको बेहतर तरीके से पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे करें। एब्सोल्युटली। चले हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है?
चलो आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, दड़ती हाथ से दड़ा। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज्जत। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है। मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी डोमेन में होने वाले मुकाबलों की। एक ऐसा ही मुकाबला जिसकी आज हम बात करेंगे और जिसने उस मुकाबले में एज अ सोलो टीम पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन विन की, उनसे आप मुलाकात करेंगे। हारिस एहसन इनका नाम है, ताल्लुक इनका फैसलाबाद से है, AI एक्सपर्ट हैं और इन्होंने जो प्रोजेक्ट वहाँ पे डिपिक्ट किया वो तो हम आपसे शेयर करेंगे। जो कंपटीशन है दैट इज़ lablab.ai ट्रे AI IDE हैकाथॉन सोलो टीम टेक्टॉन, जिसमें इन्होंने सेकंड पोजीशन विन की है। सो हारिस एहसन से कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ग्रेट। हारिस क्या करते हैं? मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके, डिग्री मुकम्मल हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई। सो लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है जस्ट लाइक दैट? नहीं, वैसा नहीं, ये बेसिकली हैकाथॉन का प्रोजेक्ट था। FIP में अलग से करेंगे कुछ। अभी 7th सेमेस्टर शुरू होगा मेरा। अच्छा जी, तो जरा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कंपटीशन के बारे में बताएं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट, इसका नेम जो है वो ऑटो डेव असिस्टेंट है। मींस के डेवलपमेंट को ऑटो करने वाली चीज़, ऑटोमेट करने वाली चीज़। ये बेसिकली इसका जो टॉपिक था ना वो डेवऑप्स के रिलेटेड था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साथ में उसमें ऑटोमेशन ऐड करना। तो इस चीज़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट किया था और सोलो टीम थी मेरी। ठीक है। और यार थोड़ा आसान करके बताओ ना मेरे और सबीन के लिए। अच्छा, बेसिकली ये ऐसे है कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं ना, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, ऐप्स वगैरह बनाते हैं, ऐसे ये एक हैकाथॉन होता है। इसमें एक स्पॉन्सर होता है, एक पर्सन जो कि इस हैकाथॉन को अरेंज करता है कि वो उसका जो सॉफ्टवेयर या उसका टूल है वो हम यूज़ करके कुछ इनोवेटिव बनाएं। आपने क्या बनाया फिर? यही मैंने जो ऐप सॉफ्टवेयर बनाया ये है ऑटो डेव असिस्टेंट। इसमें ये होता है कि ऑटो डेव असिस्टेंट, ऑटो डेव डेवलपमेंट को ऑटोमेट करने वाला असिस्टेंट। ऐसे है बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, तो वाई सोलो, मतलब टीम वर्क भी तो मुश्किल मैं कल्ला ही काफी हूं। मैं इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर टीम के साथ लोग जा रहे होते हैं ना कि हमने काम डिवाइड कर लिया है, सोलो इसको मैनेज करना एंड देन फिर सेकंड पोजीशन हासिल करना मुश्किल नहीं था? ये बेसिकली मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए तो ऐसे है कि मैंने 35-36 हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और काफ़ी सबमिशन है मेरी, तो इतना एक्सपीरियंस था कि मैं इन सब चीज़ों को ना मैनेज कर सकता था। तो उसके अलावा सोलो का एक पर्पज़ ये भी था कि मैं सोलो नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने एक टीम ज्वाइन की हुई थी जिसका जो CEO जो टीम लीड था वो CEO था किसी USA की कंपनी का। तो मुझे यही था कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और ये अच्छा मीन्स के रिस्पॉन्स करेगा, गाइड करेगा। लेकिन एट द एंड उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया और खुद मीन्स के इनएक्टिव हो चुका था। मतलब फटा हो गया था? नहीं, फटा नहीं, वो इनएक्टिव ही था। वो आया ही नहीं, उसने सिर्फ कहा मैं टीम लीडर तो काम कुछ नहीं करूंगा। नहीं, वो इनएक्टिव था, उसने रिस्पॉन्स भी हमें कुछ नहीं किया। क्या तो उसकी अम्मी ने ना आने दिया? वो CEO पर्सन था, कंपनी ओनर। नेवर नो, आज अच्छा जो CEOs भी होते हैं। रिस्पांस नहीं किया, स्पॉन्सर नहीं किया? नहीं, रिस्पांस हम उससे बात कर रहे हैं तो वो रिस्पांस नहीं कर रहा था। मींस के जो टीम के लिए हमने आईडिया, हाँ जी, आईडिया पे जो हमने डिस्कशन करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। और इस हैकाथॉन का टाइम पीरियड जो था वो 48 आवर्स का था। और वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका था, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था, हम वेट ही कर रहे थे, वो रिस्क पे था। तो पहला दिन गुजर चुका था, तो मैंने कहा कि अब क्या इसका इंतजार करना। उसकी मैंने टीम लेफ्ट की, अपनी खुद से टीम क्रिएट की। और अगेन वही बात के सोलो क्यों, मैं और बंदे ऐड कर सकता था लेकिन अब टाइम भी कम था ज़ाहिर है। 48 घंटों में से 12 घंटे 24 घंटे रह गए थे। हाँ जी, और टीम को मैनेज करने में भी टाइम लगता है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी टाइम वेस्ट हो। तो मैंने कहा कि मैं सोलो करता हूँ कि मेरे पास आइडिया भी था और इतनी एक्सपर्टीज थी कि मैं कर सकता था। ठीक, तो मैंने किया। ओके, अब थोड़ा सा बताएंगे lablab.ai ट्रे AI, इतना लंबा चौड़ा नाम है ये, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? बेसिकली जो lablab.ai है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसे स्पॉन्सर मिलते हैं और वो हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करता है। और जो ट्रे AI ID है ये वो सॉफ्टवेयर स्पॉन्सर था। हाँ जी, स्पॉन्सर था। और इस हैकाथॉन का नाम था जीरो लिमिट हैकाथॉन, कंप्लीट जीरो लिमिट हैकाथॉन। कंप्लीट नेम था ट्रे AI IDE जीरो लिमिट हैकाथॉन। और इसमें सारे जो प्रोजेक्ट्स थे या कंपटीशन था वो AI के दरमियान ही था? बिल्कुल, एक AI रिलेटेड ही था। और आपका अपना इंटरेस्ट है AI में फॉर श्योर है। जबरदस्त। तो जो आपने 48 आवर्स में ज़रा 24 घंटे तो आपके ज़ाया हो गए बिकॉज वो आपके जो एक और टीम मेंबर थे CEO साहब वो मसरूफ थे, उन्होंने रिस्पांस पूरी टीम थी 6 मेंबर्स की, बाकी सब ने रिस्पांस नहीं किया? नहीं, सब कुछ छोड़ के फिर मैं अकेला। ये आपके साथ क्यों हुआ वैसे? नहीं, ये ऐसे होता है, नॉर्मल है, क्योंकि हैकाथॉन्स में ये चीजें होती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल वो उसने टीम लोग रजिस्टर तो कर लेते हैं, पर इंटरेस्ट शो कर लेते हैं, एंड टाइम पे भाग जाते हैं, उनको खुद टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर जब आप जीते तो फिर इन 6 लोगों का क्या रिस्पांस था, स्पेशली CEO का रिस्पांस? क्या रिस्पांस ही नहीं दिया, तब भी नहीं दिया उसने? वो सब फॉरेन लोग थे, मींस के लोकल कोई भी नहीं था, सब इंटरनेशनल लोग थे। इसमें टीम्स बनती ही ऐसे कि डिफरेंट मुल्कों से आप लोग इकट्ठे होते हैं, टीम बनती है एंड देन यू पार्टिसिपेट। नहीं, मुझे तो ये था ना कि मैसेज कोई आया हो, उसे पता भी नहीं होगा सभी हुआ क्या है। अच्छा, उनको बताया भी नहीं था, रिस्पांस ही नहीं दिया। नहीं ना उन्होंने दिया ना फिर हमने दिया। ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। चले फिर अकेले ही काफी है एंड बड़ी अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, मैंने उनको लेफ्ट किया, खुद से टीम क्रिएट करके काम किया। अच्छा, सेकंड पोजीशन ना आती? नहीं आती बिल्कुल। और इससे अच्छी अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग ही क्या होगी कि आपने अकेले हर चीज मैनेज करके
मतलब आप जीत गए। अच्छा कि आपने कहा आप इससे पहले दर्जनों हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हैकाथॉन्स की क्या सिग्निफिकेंस है इन योर पर्टिकुलर डोमेन, यानी वो चाहे एआई है या जिस भी डिग्री में आप होते हैं, किस तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में जाना, यानी पार्टिसिपेट करना, देन ऑफ कोर्स विन करना एज वेल। बेसिकली हैकाथॉन का मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हैकाथॉन है क्या, इसमें क्या, क्यों कर रहा हूँ मैं पार्टिसिपेट। मेरा जो मेन गोल है ना वो है बेसिकली स्कॉलरशिप। ओके। तो स्कॉलरशिप के लिए जो हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है ना, उसमें वॉलंटियर वर्क जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखता है। तो उसमें एक चीज़ हैकाथॉन भी है कि हम सेल्फलेस होके इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ना हमें कुछ मिल रहा होता, मिल तो रहा होता है वैसे, मुझे $1500 मिले। ओके। तो ये ऐसे कि जब विन करो तब भी। कितने बंदे पाकिस्तानी? तकरीबन 4.25 लाख। 4.25 लाख। ओके। तो ये था कि ज़्यादा लोगों को नहीं भी मिला, तो विन करना करें तो फिर मिलता है ना, ऐसे तो नहीं मिलता। तो ये बंदा सेल्फलेस होकर काम कर रहा होता है। बाकी इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशंस वगैरह होते हैं। अब मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन पाइथन पढ़ाई हुई है 2 महीने में। अच्छा। 2 महीने के लिए बिल्कुल। और हार्वर्ड का मैंने कंपटीशन विन किया है, MIT का, UC बर्कले का। तो इन जो टॉप यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, इनके कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, तो इससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है। और इससे आपको आगे जॉब्स में आसानी होती है। ये बेसिकली स्कॉलरशिप है। अच्छा। जो USA की स्कॉलरशिप है। मेन गोल जो है ना वो पाकिस्तान के लिए हमें करना होता है। अब पाकिस्तान में इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, हमें सबसे पहले किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ से हमें और इन्फॉर्मेशन, इतनी हमें पावर मिल जाए कि हम यहाँ पे कुछ कंपनी बनाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। तो उसके लिए ये है कि हमें ऐसा कुछ जाना पड़ता है, मीन्स कि USA में जाना पड़ता है। और USA के मार्केट में जाने के लिए सबसे आसान तरीका है US के अंदर एंटर होने का थ्रू स्कॉलरशिप या एजुकेशन ही है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करते हैं और उनसे ये अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, उनका काम करते हैं TA शिप RA शिप के ऊपर। तो उनके साथ काम करते हैं, फिर हम उनों के थ्रू जाते हैं कंपनीज में। उन कंपनीज को हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हम कहते हैं हम आपकी इस यूनिवर्सिटी से आए हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया, और ज़ाहिर उसमें बहुत से पार्टिसिपेशंस थी और बहुत में आपने विन भी किया, सो वो सिलसिला वहीं रुक जाता है, या जो भी आपने उसमें प्रोजेक्ट बनाया होता है, प्रेजेंट किया होता है, आप उसको बाद में और रिफाइन करते हैं, पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं? बिल्कुल ऐसे होता है। कुछ हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैंने अब जो प्रोजेक्ट बनाया ये ऑटोमेशन के रिलेटेड है। अब कोई कंपनी है जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, वो हमें पे करते हैं कि इस चीज़ को और अप लेके जाओ, आप स्केल करो, इसमें और चीज़ें ऐड करो। तो ऐसे हमें कोई मिल जाते हैं तो हम उस चीज़ को अप लेके जाते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम ऐसे इतनी होती तो नहीं है इन्वेस्टमेंट कि हम इसको ज़्यादा अप लेके जा सकें, क्योंकि आपको पता है उसमें काफ़ी अमाउंट लग रही होती है। हाँ, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा। अच्छा, अभी वैसे जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें कितने फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपके पैसे नहीं लगते? नहीं, जो हम टूल्स भी यूज कर रहे हैं वो भी फ्री वाले ही हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा स्मार्ट वर्क है। वरना अक्सर लोग होते हैं ना, कोई चीज बना रहे हैं तो सबसे पहले महंगा सॉफ्टवेयर वो लेकर वो खरीदें, या इसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती है कि ऐड करें तभी हमारा प्रोजेक्ट स्टैंड आउट करेगा। बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास दिमाग है, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जबरदस्त टूल कोई नहीं है। टूल्स क्रैक कर लेते हैं, मतलब पेड टूल्स जो होते हैं ना, ओके, उनको क्रैक कर लो, फ्री में यूज करो। हैं? ये चोरी नहीं होगी? नहीं, ये बेसिकली जो स्टूडेंट है ना, उन्हों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं चीजें कि आपको स्टूडेंट पैकेज दे देते हैं। अच्छा। उसमें वो ऐसे हमें क्रैक करके वो प्रोवाइड करते हैं कि कोई और यूज ना कर सके हमारी ईमेल पे लेकिन जिस तरह इस कंपटीशन की आपने बात की कि आपको ऑलरेडी बताया होता है कि आपने ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं या ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, ये हर किसी में नहीं होता, स्पेसिफिकली होता है। मींस के कुछ होता है जिसमें बता देते हैं कि आपने ओपन होता है कि कुछ भी आप यूज करो, लेकिन कुछ इनोवेटिव आइडिया बनाओ इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। ठीक है। लेकिन कुछ में ऐसे होता है कि आपने बनाना ही ऐसे, जैसे मैंने इससे पहले एक हैकाथॉन विन किया था, वो था एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर, मींस के स्पेस में जो होता है ना, उनों के ऊपर। क्या किया था उन पे? वो एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट था कि जिसके अंदर अगर वो स्पेस में पर्सन हो और उसका ज़मीन पे जो कनेक्शन ख़त्म हो जाए, तो 10 दिन के अंदर उसके पास जो लिक्विड है, मींस के पानी और जो फूड है, उसको 10 दिन के अंदर कैसे उसने डिवीजन करके कंज्यूम करना है कि वो ख़त्म ना हो जाए इस 10 दिन से पहले। क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं हुआ होता स्पेस में, तो वो तो ऑलरेडी पैकेट्स होते हैं। और नहीं, वो तो होता है, लेकिन उसको कंज्यूम करने का टाइम कि आपने इतनी देर के बाद इतना लेना है, नहीं तो खत्म ना हो जाए। जितना वो बताते हैं ना कि बस इतना फूड है, इतना मेरे पास लिक्विड है, तो वो डिवीजन करके बताते हैं कि खत्म ना हो जाए ना उस टाइम के अंदर। और 10 दिन का टाइम होता है कनेक्शन दोबारा मींस के रिकनेक्ट होने में। अच्छा। तो उस 10 दिन के अंदर चैलेंज ये था कि 10 कनेक्शन लॉस्ट हो गए, अब 10 दिन बाद कनेक्शन बनेगा, तो आपने 10 दिन का प्लान बना के देना। हाँ जी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो 10 दिन तक उसने अपने फूड को कैसे कंज्यूम करना है कि वो खत्म ना हो जाए 10 दिन से पहले। तो वो डिवाइड करने का, हाँ जी, ये हमारा आइडिया था। ये हमारा आइडिया था उन्हों के लिए, बेसिकली उन्हों की ईज के लिए हमने कुछ इनोवेटिव करना था। ओके, क्या आपने कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कब कब नहीं खाना, कब कब भूख बर्दाश्त करनी है, ये चीज़ बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो स्पेस जगह ही ऐसी है ना वो। ओह यस। हाँ, वहाँ पे टाइम का पता चलता होगा।
टाइम पता तो ऑब्वियसली तो चलता ही होगा। वैसे जब कुछ ना करने को तो टाइम गुजरता ही नहीं है। मैं गया होता तो आपको जरूर बता देता। वो मैं भी गया होता, मैं लग बताता फिर आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि एआई, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितना हम एआई को ज़्यादा तौर पे समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो हमें नज़र आता है कि हम या तो जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं या हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, ये 2-3 हमें समझ आ गए हैं। इस पर बजाय इसके कि हम कोई और काम करें इनोवेटिव आइडियाज़ पे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं एआई पे, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस एप्लीकेशन को सेल करने का एक तरीका है, उसके ब्रांड इमेज बनाने का तरीका है, या कि वो डेटा सेट ले रहे हैं हमसे? ये बेसिकली वो जो हमसे चाहते हैं ना, वो अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए या अपने किसी डोमेन के अंदर, एआई के डोमेन के अंदर यूथ से आइडियाज़ जनरेट करवा रहे हैं वो। अच्छा। क्योंकि जो न्यू लोग आते हैं उनके पास आइडियाज़ भी न्यू होते हैं, मीन्स कि जैसे से न्यू जनरेशन आ रही है वो न्यू आइडियाज़ होते हैं उनके पास। न्यू जनरेशन तो साड़ियों की पिक्चर्स बना रही है उसके ऊपर, रेट्रो स्टाइल, इंटरेस्ट का और फर्क पता है नहीं क्या बोलते हैं उसको मुझे, और वो तो अपने फेवरेट जो भी लोग हैं उनके साथ अपनी सेल्फीज और पिक्चर्स वो बना के अपलोड करिए। न्यू जनरेशन तो इसी में बिजी है। इंटरेस्ट का फर्क है। अब मेरा ये है कि मुझे तकरीबन अब से कोई 2 साल हो चुके हैं, मेरा काम यही है। आपने कभी ऐसा नहीं किया ना कुछ? नहीं, मेरा सोशल मीडिया वैसे ही इनएक्टिव है काफी टाइम से, कोई 2 साल हो चुके हैं, यही सिर्फ मेरा फोकस है। और मेरी नींद भी कोई 3 से 4 घंटे की चल रही है, सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करते हुए कि अपने लिए कुछ करे। नहीं भाई, नींद पूरी कर ले फिर भी। नहीं, मैं जाग लेता हूँ, इतनी एनर्जी है, मैं जाग लेता हूँ। माशाल्लाह आप काम भी बड़ा अच्छा करें। बट अगेन जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे मेंशन जरूर करें। किसी भी चीज़ का मनफी और मुस्बत इस्तेमाल जो है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा टेक्नोलॉजी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो गलत या सही आप होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। मैं जो इस तरह के पिक्चर्स देख रही हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये कोई इससे एग्री ना करे बेशक, बट जो पिक्चर्स मैं देख रही हूँ, आप जब ये पिक्चर्स अपलोड करते हैं जहाँ पे, डू यू रियली थिंक कि वो सेफ होती हैं? और जहाँ पे आप अपना डाटा फीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, एंड इट्स नॉट सेफ एट ऑल कि आप अपना डाटा एंटर करें, आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उस पर, एंड देन वो पिक्चर्स जो हैं आपको एक आपकी फैंटेसी के लिहाज से तस्वीरें बना के अपलोड हो रही हैं। मैं लिटरली मैं डर गई शोएब, ये जो रीसेंट ट्रेंड है इसको देख के। उसकी वजह ये है कि आप वाकई ही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, क्या ये एआई जनरेटेड पिक्चर है या ये रियल पिक्चर है। नहीं कर लेते। नहीं शोएब, मुझे वो अब नहीं होता, अब नहीं होता बिल्कुल नहीं। देखिए वो इस वजह से क्योंकि हम बहुत सारे उन लोगों को जानते हैं ऑलरेडी, वी नो देम। अगर हम उनको नहीं जानते, वो पिक्चर अपलोड है, तो आप बताएं ना, हम कैसे उसको, हमें नहीं पता कि वो एआई जनरेटेड पिक्चर है या वो रियल पिक्चर है। कमेंट करें हारिस कि ये जो अब ट्रेंड्स हैं, ये डैमेजिंग कितने हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैट जीपीटी अभी जो न्यू ट्रेंड आया था, वो अपनी फेस की पिक हम लगाते थे, वो एनिमेटेड थोड़ा कार्टून शेप बना देता था। अब वो पिक्स जा तो रियल पर्सन की जा रही है ना, और इसके ऊपर कहते हैं कि ये इमेजेस इकट्ठी करके कार्टून बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर आपके कैरेक्टर का आपके फेस आ रहे हैं उसके अंदर। अब वो पर्सन जो मीन्स के अपना चेहरा किसको दिखाते ही नहीं है, उन्हें वैसे अपनी पिक बना के उस पर अपलोड कर दिया कि हमारा रियल चेहरा ना दिखाएं, कार्टून वाला दिखा दें कि मेरे रियल चेहरा किसको नजर ना आए। लेकिन वो रियल चेहरा चला तो गया ना वहाँ पे, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो एआई क्यों यूज करेंगे हमें बताए बगैर? नहीं, यही तो मसला है सारा। वो उसके पास इतनी परमिशन है कि हमने खुद ही दे दी जब पिक उसे, तो आप अलाउ भी तो करते हैं ना, आप हमने अपनी पिक ही दे दी है उसको, तो उसने पकड़ ही लेना। एंड ऑब्वियसली देखिए, आप टेक्नोलॉजी पे इतना ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, टेक्नोलॉजी बनाने वालों पे भी तो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। और प्लस इट्स नॉट जस्ट अबाउट पिक्चर, ये जो हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिनी, जो डिफरेंट हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं और इसमें हम रोजाना की बुनियाद पे अपने प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, उनसे राय मांग रहे होते हैं, सोल्यूशन मांग रहे होते हैं। दैट मीन्स कि वो सब जानना शुरू हो गए हमारे बारे में, हमारे रूटीन के बारे में जानना शुरू हो गए, हमारी सोच से मुतालिक जानना शुरू हो गए हैं, हमारी ख्वाहिशात से मुतालिक जानना शुरू हो गए हैं, तो वो हमारे अंदर आ चुके हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक मूवी रिकमेंड की थी, आई रियली वांट की, जो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी अभी भी अपलोडेड है, आप जाके उसको ज़रूर देखें। नाम मुझे उसका भूल गया, बट ऑब्वियसली आप जब सर्च करेंगे बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं, आप देखें, क्योंकि ये ना वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ऐसे लोग जब हमारे सेट पे आ जाते हैं ना, जो हमारे ख्यालात भी जान सकते होते हैं, तो हमें बहुत
टेंशन जी शुरू हो जाती है। और आज इस सेट पे वैसे कोई टेंशन क्रिएट होने वाली है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, वो शायद किसी और के लिए हो। लेकिन नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि हम कहते हैं ना कि आपका एक ऑरा होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं पर एंटर होते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटर होते हैं, सिर्फ आपकी उनसे बात भी नहीं होती, कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता, बट एक नेगेटिव वाइब आपको आना शुरू हो जाती है, आप बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस रूम के अंदर भी। एंड देन मैंने खुद ये चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस किए हैं कि जब आप उस महफिल से उठ के जाते हैं तो आप, मेरे शोल्डर्स हैवी होना शुरू हो जाते हैं, नेक की बैक जो है उसमें पेन सा शुरू हो जाता है। एंड देन यू नो सोने का दिल करता है, और कभी कभी पूरा पूरा दिन मेरा यही होता है कि शायद सो ही रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि एनर्जी दिल कर रहा होता है। नहीं, वो तो वैसे ही सबका ही कर रहा होता है, लेकिन ये होता है कि वाकई कुछ लोगों का के साथ ये मसला होता है और शायद उन लोगों को नहीं भी पता होता। तो हम ये बात हमेशा कर रहे होते हैं कि आपका जो ऑरा है उसको क्लेंजिंग की कितनी जरूरत है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपना भी, बाकी जो लोग हैं ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, आज इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ऑरा बूस्टिंग एज वेल, अपने ऑरा को मजबूत करना, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत करना, फर्क ना पड़े उन नेगेटिव लोगों से। और ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ आप अपने ऑरा पर काम करके कैसे बहुत से काम आसान कर सकते हैं, एक अच्छे डिसीजंस ले सकें आप, स्ट्रांग डिसीजंस। आज से सेट पे कुछ और भी होने वाला है, वो क्या होने वाला है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ, जब पहले हमारे सेट पे आई थी ना, तो हमने शेयर किया था उनसे कुछ फेयर्स से मुतालिक। तो मैंने उनसे शेयर किया 2 फेयर्स, एक मैंने कहा था मैं जहाज से जंप लगाना चाहता हूँ, और एक मैंने कहा था मैंने कभी रेप्टाइल्स को हाथ नहीं लगाया। आपने ये दोनों काम किए? मैंने, और उसके उस सेगमेंट के बाद मैंने दोनों काम किए। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि इतने कंफर्टेबली मैंने किया, पूरा सांप लपेट के मैंने पिक्चर्स बनाए। ये बस प्रूफ एक चीज का हमारे सामने कि ऑब्वियसली कुछ लोगों के पास ये नॉलेज होता है और वो बहुत अच्छे से एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम। इस वक्त हमारे से मौजूद है माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं नादिया नदीम अलवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सेट पहनने से पहले क्या किया आपने? क्या किया, मैंने आज आपको अपनी पसंद का कलर पहनवाया। मैंने आपको अभी दिखाया था कि नोट्स में मैंने 2 दिन पहले डेट और टाइम लिखा हुआ था कि आप आज ऑफ वाइट पहन रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, मेकअप रूम में हुआ ये कि जैसे मैंने कोट निकाला, कहा आपने तो मेरी बात मान के कलर पहन लिया। फौरन अपने फोन में मुझे नोट्स दिखा, इसमें लिखा हुआ था राइजिंग पाकिस्तान के साथ कि मोहम्मद शुएब वेयरिंग ऑफ वाइट। इन्होंने बात नहीं मानी लेकिन आपकी। इनका ऑरा स्ट्रांग है बहुत माशाल्लाह। ऑरा स्ट्रांग है, अगली बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नादिया, वैसे कहीं पर भी आप जब जाती हैं किसी भी नई महफिल में, नई गैदरिंग में, तो उससे पहले आप उसके बारे में पूरा स्टडी करती हैं? एग्जैक्टली, जैसे सबीन ने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑरा किसी भी जगह का भी होता है, किसी इंसान का तो होता ही होता है, किसी बिल्डिंग का भी ऑरा होता है। जैसे मुझे अभी किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आप हर जगह इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा सेलिब्रिटी लुक दिया करें, आप बिल्कुल एंड टाइम पे आया करें। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, एक तो मेरी वो आदत नहीं है, मैं टाइम से पहले पहुंचना पसंद करती हूँ, और दूसरा मेरा अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मैं जब वहाँ किसी सेट पे जाती हूँ इंटरव्यू के लिए कुछ होता है, तो मैं वहाँ जाके वहाँ का ऑरा क्लेंस करती हूँ, चेक करती हूँ, और अपना ऑरा बूस्ट करके घर से जाती हूँ, ताकि मेरा इंटरेक्शन वहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब ऑब्वियसली मेरा ऑरा बूस्टिंग होगा, स्ट्रांग होगा, तो जो भी कहीं आप घर से निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही होती है। क्योंकि ऑरा बेसिकली, लोगों के लिए मैं बता दूं, ऑरा बेसिकली होता क्या है, अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक मैग्नेटिक शील्ड बनाई है। ठीक है। जिस तरह से जब आप मैग्नेट को हम रखते हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, तो इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया में वैसे भी साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो जब आपकी वाइब्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो एक नेगेटिविटी जो होती है कहीं ना कहीं की वो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो वो नेगेटिविटी फौरन, जैसे सबीन ने कहा, कई दफ़ा हम लोगों से मिलने या कहीं जाएं तो हमें ऐसी डाउन फीलिंग आने लगती है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, आप कुछ लोगों से सिर्फ बात करें तो आपको बहुत अच्छी एक हैप्पी इनर हैप्पीनेस फील होती है, बहुत अच्छी फील आती है। तो क्या होता है, उस बंदे का ऑरा स्ट्रांग होता है और वो आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है। तो ईजिली आप अपना ऑरा क्लेंस भी कर सकते हैं, बूस्ट करके। हम अपने लिटरली जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ के ड्रीम्स हैं आप वो पूरे कर सकते हैं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। अगर आपकी चीज़ें सही हैं उसको आप सही करके अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अच्छा नादिया, क्या हिप्नोटाइज करके ऑरा को स्ट्रांग किया जा सकता है? नहीं, हिप्नोटाइज एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, और ऑरा एक डिफरेंट चीज़ है। ऑरा का रिलेशन जो है आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ है।
ठीक है। जिस तरीके से मैं इसकी मिसाल देती हूँ, अगर किसी को कोई फोबिया है, जैसे अभी शोएब ने कहा कि इनको फोबिया था, हमने लास्ट टाइम किया था, तो इनके दिमाग से हिप्नोटाइज करके छोटा सा एक प्रोसीजर करके इनकी चीज़ें वो डिलीट की गई थी। लेकिन ऑरा क्लेंस जो होता है वो आपकी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है, जो आपकी अपनी शील्ड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, ऑरा क्लींस करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को एक तो पहली बात जो है माइंड साइंसेस का वैसे ही नहीं पता। ऑरा आजकल बहुत इसके बारे में बात की जा रही है। लकीली कि पाकिस्तान में अब इतनी अच्छे हर प्लेटफॉर्म पे इस पे बात की जा रही है। ऑरा हर इंसान का होता है। जिस तरीके से हम ये सोचते हैं ना कि हम अपनी चीज़ों, लाइफ की चीज़ों पे, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, अगर हमने सिर्फ अपने ऑरा क्लेंजिंग और बूस्टिंग पे काम कर लिया, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी लाइफ में, हम बहुत दफ़ा ऐसे लोगों से मिलते हैं सभी, लोग कहते हैं हम एफर्ट्स कर रहे हैं अपने, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं हो रही और वो एट दी एंड डिसहार्ट हो रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उनके ऑरा में नेगेटिविटी आ चुकी होती है। ऐसी नेगेटिविटी, अच्छा बहुत दफ़ा नेगेटिविटी आपकी अपनी ओवर थिंकिंग से भी आती है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी आपका ऑरा वीक कर देती है। क्योंकि अगर लोगों में अक्सर आपने सुना होगा, लोगों की एक आदत होती है, मैंने तो बड़ी मेहनत की, मेरे तो साथ ये नहीं, नेगेटिव बातें करना, उससे क्या मैं ये करूंगा तो नहीं, खराब ही हो जाएगा। एक अपने ऊपर ही यकीन है उनको कि मतलब अपनी एफर्ट्स पे यकीन नहीं है कि मैं तो ये करूंगा खराब हो जाएगा, मैं तो क्या होता है, ऐसी बातों से भी आपका ऑरा वीक हो रहा होता है। और ऑरा वीक होगा तो आप हर चीज, वो जैसे मिसाल है कि अगर घर की दीवारें कमजोर होंगी तो हर चीज, बारिश, तूफान आपकी हर चीज को नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। और वो बहुत नेचुरल है। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होगा आज, तो आज यहाँ पे सेट पे हम कुछ अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। जी। ठीक है, तो आज भी हम शोएब के साथ ही करेंगे जो करेंगे। आज भी हम शोएब के साथ ही करेंगे। आज भी हम इन्हीं के साथ ही करेंगे जो करेंगे। आज हम चाहते हैं आप इनको देखिए, आज भी शोएब को ही मैंने वो ऑफ वाइट कलर पहनवा दिया ना। अल्लाह खैर करे, मेरे साथ क्या होने वाला है। अगली बारी मुझे लगता है मेरे ऊपर बहुत वर्किंग करके। आपका ऑरा मजबूत है ना, मेरा ऑरा कमजोर है। कमजोर है मेरा ऑरा? नहीं, इतना कमजोर नहीं है। ओके। अच्छा नादिया, हम चाहते हैं आप शोएब को आज जरा हिप्नोटाइज करें। चलें, आज सेट पे आप, पिछली बार आपका बड़ा शौक होता था ना, नहीं हिप्नोटाइज करें, तो आज मैं सोच के आई थी आज आपका शौक पूरा करते हैं, आपको हिप्नोटाइज करते हैं। आप वहाँ जा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल, आप इधर आ जाइए। चलें जी, आज हमारे सेट पे कुछ नया होने जा रहा है। हमारे सेट पे नया होने जा रहा है, बट ऑब्वियसली वैसे तो आप देख ही रहे होते हैं, लेकिन आज हम जरा लाइव एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि शोएब को अच्छा, इसमें पिछली बार हमने शोएब के फोबियाज तो माशाल्लाह ख़त्म कर दिए थे। आज हम जो कर रहे हैं ना, उसका इफेक्ट आपको सिर्फ इनकी शक्ल पे अभी आपको नजर आएगा कि हिप्नोटिज्म में बेसिकली क्या होता है, हम एक ट्रांस में लेके जाते हैं, एक ट्रांस में ले जाके आपको डीप स्लीप में लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो हम इसको अकेले मैंने शो नहीं करना। तू जहां तक अगला सेगमेंट जा रहे। नादिया, इतना कुछ नहीं करना है कि मैं अगले सेगमेंट पे हवासों में रहे। फिर रिकॉर्डिंग के वजह सबीन कर लेगी। नहीं, वो इनको मैं जगा के जाएंगी। अगला करना है, आप जाग जाइएगा, इतना नहीं सोना है। चले जी, लाएं हाथ दें, रिलैक्स, बिल्कुल हाथ नीचे करें, ये वाला हाथ नीचे करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और आप बैठे हुए हैं। मैं और आप एक दूसरे को सिर्फ फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आसपास कोई भी नहीं है। ठीक है, आंखें बंद कर लें। अब बिल्कुल रिलैक्स, कोई लाइट्स नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू फील सो रिलैक्स एंड काम। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने सर को, अपने थॉट्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आपके जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप एक बहुत अच्छी गहरी नींद में हैं। रिलैक्स, फील सो रिलैक्स एंड काम। आपकी ज़िंदगी में अब भी अगर कोई डर, कोई खौफ बाकी है, तो आज वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाएगा। ज़िंदगी बेखौफ होकर जीनी चाहिए। आपका सबकॉन्शियस अब वो तमाम फाइल्स डिलीट कर रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ें थीं जो आपने नहीं बताई मुझे, वो भी आज आपके सबकॉन्शियस से निकल गई। फील सो रिलैक्स एंड काम।
आपकी इनर हैप्पीनेस एक्टिवेट हो गई है। अपने आप को बहुत खुश और मुतमईन महसूस करें। आप बहुत खुश और मुतमईन हैं। ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ अब खुद अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा। जो सब कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ है आपके पास। वो सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। Feel so relaxed and calm. Relax, relax, relax. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes. अपनी आंखें सबीन को दिखाएं। How do you feel? What? श्वेत साहब तो स्पीचलेस हो चुके हैं इस टाइम पे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने जज्बात हमें बताएं। हम सब सुनना चाहते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वी आर टॉकिंग, हालांकि मैं बोल नहीं रहा ना। नहीं, आप बोल नहीं रहे थे। मैं बोल नहीं रहा, लेकिन आई फेल्ट इट कि जैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे मुझे आपने कहा ना कि जो चीज़ आपके पास है, आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, तो आई वाज एक्चुअली फीलिंग दैट। ओके, वेरी नाइस। चले जी, जबरदस्त। हमने एक देखे पॉजिटिव चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Exactly. इन तमाम चीजों को, जो भी टेक्निक्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको हमने पॉजिटिव चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया कि शोएब की जिंदगी से सारे डर निकल जाएं। अभी भी अगर कोई है, अगर एग्जैक्टली बहुत सी ऐसी चीजें होती है सबीन कि होती हैं, हम शायद शेयर नहीं करते उसको कि लोग क्या सोचेंगे, कि ये भी एक डर है हमारी लाइफ का, हम वो शेयर नहीं करते, या कहीं सबकॉन्शियस में कोई डर होता है जो हमारी लाइफ को, हमारे ऑरा को अफेक्ट कर रहा होता है। तो आपके सबकॉन्शियस से आज वो भी कहीं छोटे छोटे अगर कोई डर होंगे ना, वो भी आज निकाले। अब आप अपना ऑरा देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि जो आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, वो इंशाल्लाह आप तक खुद पहुंचेगा। अच्छा, क्या ये इससे जो बेगम का डर है वो भी निकल क्या ये जो ये काम करता है उस चीज पे? देखें, ये वाला डर अगर बात हुई ना, तो सबसे पहले मेरे मियाँ कहेंगे बेगम ये डर पहले मेरा निकालो। ये डर नहीं निकल सकता। ये नहीं निकलता। इसके अलावा सारे डर निकल ये नाकाबिले इलाज बीमारी है और बाकी जो है वो काबिले इलाज। बिल्कुल बिल्कुल। चले, इसका अगर इलाज उन्होंने कर दिया तो फिर मेरा भी हो जाएगा, उनके हस्बैंड का, आपके हस्बैंड का भी हो सकता है। नहीं, मैं नहीं चाहती। यहाँ पे ये दोनों नहीं चाहती। इसीलिए देखें, खवातीन ये वाला डर नहीं चाहती कि हस्बैंड में से निकले, तो मैं भी नहीं चाहती। मैं इस लेवल पे काम ही नहीं करती। आई एम सॉरी, यहाँ पे लिमिटेशंस है एक्चुअली। मैं ये वाला ट्रीटमेंट नहीं देती। सॉरी, ऐसा कुछ सॉल्यूशन भी नहीं चाहते, हमें चाहिए ही नहीं। अगर है भी तो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बट नाउ आई वांट टू नो हाउ डिड यू डू दैट एक्चुअली, जो आपने भी किया। देखें, अभी क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, अदरवाइज इसका प्रोसेस होता है 20 to 25 मिनट्स। उसमें आप बहुत डीप ट्रांस में, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो मेरे पेशेंट्स बिल्कुल सो चुके होते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो पूरी गहरी नींद में होते हैं। और क्या होता है प्रोसेस में, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो फिर क्या है, अभी जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, फिर मैं हूँ और आपका सबकॉन्शियस है। दैट्स इट। फिर मैं उसको जो कुछ कमांड दे रही हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस बेसिकली हर इंसान की लाइफ में एक रिकॉर्डर है जिसको हमने अपनी नेगेटिविटी से बर्बाद कर दिया है, नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से। क्या होता है, सिर्फ उसको क्लीन करना होता है, उसको कमांड देनी होती है। अब जो कमांड आपको दी है, उसकी कमांड ये है कि वो अब आपके लाइफ की जो चीजें हैं ना, उसको वो खुद उसके सॉल्यूशंस निकालेगा और आप तक वो सॉल्यूशंस खुद ब खुद आएंगे यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। ओके, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमास खत्म हो जाते हैं बाय दिस? बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे ट्रॉमास, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनके बचपन के ट्रॉमास थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, फोकस की कमी थी, और उनके वो ट्रॉमास सही हुए हैं। या बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऐसे केसेस में, उन ट्रॉमास की वजह से आपकी कोई मेडिकल कंडीशन आप में आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी सही हो जाती हैं। जैसे हिप्नोथेरेपी में एक बहुत कॉमन, जो मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं कि वो काफ़ी सालों से किसी मेडिकेशन पे हैं और अब वो छोड़ना चाह रहे हैं, स्पेशली नींद की दवा ले रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये डोज या तो बढ़ती जा रही है और इससे इफेक्ट भी वो नहीं आ रहा, तो अब हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट करें? अच्छा, इसमें नादिया
हमारे पास ड्रग एडिक्शन की भी काफ़ी केसेस आते हैं। जब भी कोई हम हमेशा ये बात कहते हैं जो भी ड्रग एडिक्ट है उसके साथ हमदर्दी करें, उसको एक सही रास्ते की तरफ लेके जाएं, उसको झुटलाएं नहीं सोसाइटी में, ताकि वो उसको छोड़कर एक अच्छा शहरी बन सके। सो ऐसे में इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस अगर हम देखें ड्रग्स को छोड़ना। क्या उसका भी इलाज इसके थ्रू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सबीन। मैं उस दिन किसी से ये बात कर रही थी कि हिप्नोटिज्म इतनी आला चीज़ है जिसको हम सिर्फ प्रोग्राम्स में बैठ के शोबदेबाजी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर इस पे पाकिस्तान में प्रॉपर वर्किंग की जाए तो हम इससे इलाज कर सकते हैं। हर किस्म का ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। पेनलेस डिलीवरीज करवाई जा सकती हैं। आपने जैसे कहा कि जो लोग नशा करते हैं बिल्कुल उनका इलाज किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में इस चीज़ को क्योंकि सीरियस नहीं लिया जाता, इसको कोई चीज़ ही नहीं माना जाता। आप जब माइंड साइंसेस की बात करें तो लोग इसको जोड़ना शुरू हो जाते हैं जादू से कि जी मैजिक है या जादू है। प्लीज़ ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। आप जैसे एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह एक इसके पैरेलल है साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है और एक माइंड साइंसेस होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है आप उसके पास जाते हैं, आप अपनी कंसल्टेशंस करते हैं, फिर अगर उसका केस नहीं और आपकी चीजें इतनी बिगड़ चुकी तो वो आपको मेडिकेशन पिलाता है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर वहां भी आपकी चीजें इतनी ज्यादा हाइप हो गई है कि वो चीजें जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं, लोगों को बहुत कॉमन चीज है, लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि पैनिक अटैक है क्या चीज। इतनी ऐसी क्योंकि उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको जिस वक्त जिस बंदे को पैनिक अटैक आया है उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो पूरे हार्ट अटैक वाले होते हैं, एंजाइना अटैक वाले होते हैं। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे अब तक जो केसेस हैं मेरे पास उसमें 2 से 3 सेशन में पैनिक अटैक पेशेंट को बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। और उसके बेसिकली होता क्या है, उसके फोबियाज होते हैं ना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस रियलिटी पे नहीं सोचता, ये इमेजिनेशन पे काम करता है। उसकी इमेजिनेशन पैनिक अटैक पेशेंट की क्या होती है, या जो नशा कर रहा है उसको क्या करना है, उसको उस जो हकीकत है उससे भागना है। जो लाइफ की हकीकत, जो लोग नशे में पड़ जाते हैं बेसिकली क्या है, कोई रिलेशनशिप उनका खराब हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली कोई बिजनेस उनका कोलैप्स कर गया तो वो उससे स्केप ढूंढ रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वहां उन लोगों को ले जाके उनका सबकॉन्शियस टारगेट करके उसको वहां से उस खौफ को निकाल दिया जाता है। उसको वहां से जैसे ही आप डिलीट करेंगे, वो जब बंदा आंखें खोलेगा और 2-3 दिन के बाद उसका इफेक्ट उसकी पूरी बॉडी पे आएगा, उसको लगेगा मैं एक नई दुनिया में आ गया। एंड वंस अगेन डिस्क्लेमर, ये बहुत जरूरी भी है कि नशा इलीगल है और नहीं करना चाहिए, और कोई भी चीज़ इसको जस्टिफाई नहीं करती। चाहे आप किसी भी चीज़ से एस्केप ढूंढ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, या आप दोस्तों को देखते देखते आपको एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की, ये बिल्कुल नॉट जस्टिफाइड और ना हमारे कानून के मुताबिक और ना हमारा मजहब। लेकिन अगर है कहीं पे तो देखिए हम बात करें कि हमने इलाज कैसे करना है, उस जिंदगी की तरफ लेकर कैसे आना है। ना देखिए कितना जरूरी है जिस बंदे का इलाज हो रहा है वो खुद ये विल शो करे कि मुझे माइंड साइंस एक्सपर्ट के पास जाना है और मुझे इलाज करवाना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ अभी भी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप डायबिटिक हो या हार्ट पेशेंट हो, आप डॉक्टर को दिखाते हुए नहीं घबराते, बल्कि हम सजेशंस लेते हैं कि कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर हमें बताएं। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनको मैं खुद कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने थोड़ा पहले इसको रियलाइज़ कर लिया होता तो आपका केस नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ या तो पेशेंट खुद रियलाइज़ नहीं करता, हम एआई के दौर में तो बैठे एआई की बातें कर रहे हैं, स्क्रॉल करके गूगल पे हर चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं ढूंढ रहे हैं, जो अपना आप है ना, अपने आप को जानना इंसान के लिए जरूरी है ही नहीं। लोगों को लगता है दुनिया जानना पहले जरूरी है, और मैं ये कहती हूँ आपका अपना आप जानना अंदर नहीं हम झांक रहे। एग्जैक्टली आपकी लाइफ की बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी, आपकी बहुत सारी चीजें इससे सही हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं और आप मान ही नहीं रहे तो आप यकीन कीजिए आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पता है क्या बच्चों का इलाज भी हो सकता है, ये इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। कुछ बच्चे आजकल हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम एंड एवरीथिंग उनका फैंटेसी वर्ल्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वो रहते ही फैंटेसी वर्ल्ड में, सेल्फ टॉकिंग बहुत ज्यादा है, अपनी उस इमेजिनेटरी वर्ल्ड में है। क्या हम उसको निकाल सकते हैं और इस रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे को? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे 5 से 7 साल 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो डिफरेंट केसेस मेरे पास आते हैं,
उनके लिए हम कुछ ऑडियोज या थेरेपीज छोटी छोटी करते हैं, क्योंकि उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थेरेपीज नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। तो इससे सबसे पहले ये जो स्क्रीन टाइम और ये सारी चीजें, इसके लिए मैं पेरेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि आपको पहले सही होने की जरूरत है। जो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ तो लोग बड़ा मुझे कहते हैं कि आप ये बात क्यों कहती हैं कि आजकल के पेरेंट्स को भी एजुकेट होने की जरूरत है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो एक जनरेशन बना रहे हैं ना, आप उस जनरेशन का ख्याल करने के लिए, क्योंकि ये एआई दौर की जनरेशन बनने जा रही है, ठीक है, ये जेनजी जो उठ रहे हैं, हम आपको इनको सही करना है तो पहले खुद को सही होना होगा। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों के भी ट्रीटमेंट है। मेरे पास अभी एक लास्ट केस आया था, मुझे एक खातून ने कांटेक्ट किया, कराची से वो फैमिली थी। आपने सुना होगा एक बर्ड्स की बीमारी होती है जो स्किन आपकी वाइट होने लगती है, और दुनिया में अब तक उसका कोई इलाज नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया कि आपके पास तो हमने बड़े रिव्यूज़ देखे, तो मैंने कहा देखें, हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। आप मेरे पास आई हैं, मुझे अपने इल्म पे यकीन है और अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो चीज़ें बेहतर। उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर डॉक्टर ने यही कहा इसका इलाज नहीं है, अब तक नहीं है और ना दुनिया में कहीं है। मैंने उनका ट्रीटमेंट, उनकी हीलिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे इंस्टा पे उसके रिव्यूज़ मौजूद हैं पूरी पिक्चर्स के साथ कि उस बच्ची का पूरा इतना हाथ जो है वो शेड हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा था और वो माशाल्लाह से अब सिर्फ 2 फिंगर्स पे वापस आ गई। तो अगर आप चाहें, आपकी चीज़ें अगर आपको समझ आए कि एग्जैक्टली माइंड साइंसेस क्या है, पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि माइंड साइंसेस है क्या। माइंड साइंसेस एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। आप जो चाहें वहां जाके अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। आप अपनी बीमारियों को, इवन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप अपना बिना दवाओं के ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस करके। सेल्फ हिप्नोसिस करके, एग्जैक्टली। जैसे आपको मैंने हिप्नोटाइज किया, ये तो मैं क्योंकि आपके साथ कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी करती हूँ बहुत सारी चीजें जिसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, जो मैं अपना माइंड ट्रेन करती हूँ। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस करके आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अपने कोई फोबियाज हैं तो आपको, जैसे मेरे अगर कोई फोबियाज हैं तो मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो सीख के खुद से कर सकती हूँ और हर इंसान कर सकता है। और मेरा ख्याल है ये ट्रेनिंग एक दफा सबको लेनी भी चाहिए। बिल्कुल सबीन, ये इतनी आजकल बहुत कॉमन चीज़ है। आप फजूल, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि फजूल यूट्यूब पे आप बैठ के मूवीज देखें, फजूल की रील्स स्क्रॉल करें, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव अपनी लाइफ को एक टाइम थोड़ा सा निकाल लें अपने, ये अपने लिए होता है कि आप कोई नई चीज सीखें। बिल्कुल, कुछ नया सीखें। हम एआई की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पुरानी और सबसे कॉमन चीज है माइंड साइंसेस, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में आप देखिए इस पे कितना काम हो रहा है। इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे आप देखिए कितना काम हो रहा है। मैनिफेस्टेशन हो गई, टेलीपैथी हो गई, हिप्नोसिस हो गया, मेडिटेशन हो गई, इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप एक एक करके सीखना शुरू करें, हर चीज में पहले आपकी लाइफ उसमें सिखाई जाती है, पहले अपनी लाइफ बेहतर करें, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आप सिखाती भी हैं? बिल्कुल सिखाती भी हूँ मैं, ट्रेनिंग थोड़ा सा बताएं लोगों को कैसे सीख सकते हैं आपसे और किस किस डोमेन में सिखाती हैं, क्योंकि ज़रा इसमें डिफरेंट डोमेन। बिल्कुल, टेलीपैथी अलग होती है, हिप्नोसिस अलग, हिप्नोथेरेपी अलग होती है, हिप्नोथेरेपी अलग होती है। अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है, जैसे बहुत से मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे सवाल ये करती हूँ कि पहले आप ये बताएं आप क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया और एट द एंड जब कोर्स खत्म हुआ आप मुझे कि नहीं मैं तो ये नहीं चाहता था, मुझे तो ये करना था। तो पहले आप बताइए, थेरेपी अगर आपने थेरेपिस्ट बनना है तो यस, आप फिर थेरेपी वाले जो फेज होता है वो अलग होता है। सेल्फ हिप्नोसिस आपने अपने लिए सीखना है तो उसके लिए ट्रेनिंग अलग होती है, टेलीपैथी की ट्रेनिंग अलग होती है, डिफरेंट मेडिटेशंस अलग होती हैं। जैसे ऑरा क्लेंजिंग पे हम बात कर रहे थे, ऑरा क्लेंजिंग में सिर्फ सिंपल सी 2-3 मेडिटेशंस होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसकी कि आप किस तरह खुद सीख के अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, लोगों की नेगेटिविटी से अपनी जात को बचा सकते हैं, अपने थॉट को आप बचा सकते हैं। और ये आप सीखने के बाद सभी ऑरा क्लेंजिंग में यहाँ तक होता है कि जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो आपको खुद फील आती है, जैसे मेरे साथ होता है, मुझे खुद फील आती है कि जब कोई नेगेटिविटी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या मैं किसी जगह गई हूँ, किस इंसान की वजह से हो रही है, मुझे ये तक पता होता है। फिर क्या करती हैं? अपना ऑरा उसी वक्त दोबारा से लॉक करती हूँ। देखिए काम अपने ऊपर करती हैं आप। एग्जैक्टली। क्योंकि देखें, मैं एक मिसाल देती हूँ, दुनिया बाद में सही करेंगे, पहले अपना आप सही कर लें, अपनी जात सही कर लें, फिर कर लें, उठें और फिर दुनिया को सही। और आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले ये कि आपने अपने आप को ठीक करना, ना कि ये कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। हम ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा नादिया, एंड में ये भी जरूर बताएं, बिकॉज हिप्नोथेरेपी की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं तो लोग इस वजह से भी नहीं जा पा रहे होते क्योंकि थेरेपी एक्सपेंसिव है। क्या माइंड साइंसेस के थ्रू जो थेरेपी ली जाती है क्या वो भी उतनी एक्सपेंसिव है या उससे कम है?
देखें, एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, एक काउंसलिंग सेशन होता है आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ। आप अगर 10 से 15 सेशन ले रहे हैं और उसका एक बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो 10 से 15 सेशन आपको वेरी करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, माइंड साइंसेज में अगर आप अपनी किसी बीमारी के लिए आ रहे हैं, किसी ट्रॉमा के लिए, फोबिया के लिए आ रहे हैं, 2 से 3 सेशन में आपकी वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है। अभी लास्ट मैंने एक थेरेपी की थी, अभी मैं पिछले दिनों कराची गई हुई थी, तो मैं कराची जब जाती हूँ तो मेरे जितने वहाँ लोग हैं तो मेरी सारी वो इन्वॉल्वमेंट उनके साथ होती है कि उनको ये होता है कि मैं फिजिकली अब मौजूद हूँ वहाँ पे, तो मेरे कंसल्टेशंस होते हैं। तो मैंने एक थेरेपी की, मुझे एक नए पेशेंट मेरे पास आए, उनका 7 साल का एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था। उन्होंने जब मुझसे डिस्कस किया कि उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस ये शेक हुआ कि उन्होंने कहा मैं लोगों से दूर भागने लगा हूँ, मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जहाँ मुझे लगता है मैं किसी से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, कोई इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये डर होने लगता है कि ये इंसान फिर मुझे छोड़ देगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा और फिर मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा। मैंने कहा तो बहुत मामूली सी चीज़ है। तो मतलब वो मेरे पास ले आए थे कि आपको यकीन है ये मेरी चीज़ सही होगी? तो मैंने कहा मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा, मुझे कितनी थेरेपीज लेनी पड़ेगी? मैंने कहा ये तो हम बाद में फैसला करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी, जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैं कभी भी उसको ये नहीं कहती आप इतनी थेरेपीज लीजिए मुझसे। मैं कहती हूँ आप पहली थेरेपी लीजिए, हो सकता है काउंसलिंग, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स काउंसलिंग सेशन में ही सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब काउंसलिंग सेशन में करती हूँ तो मैं साथ साथ उनका ऑरा क्लेंस कर रही होती हूँ। उन्हें पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं, चाहे वीडियो कॉल पे हो चाहे इन पर्सन हो। जब सिर्फ उनका ऑरा क्लेंस होता है और जब उनको दोबारा कांटेक्ट किया जाता है या वो दोबारा कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कहते हैं हमें तो लग रहा है हम सही हो गए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जो मेरे पास पेशेंट थे, आप यकीन करें, उनको सिर्फ मैंने एक थेरेपी दी है। और मैंने अभी परसों में उनको पूछा कि भाई क्या ख्याल है, वो थॉट्स आ रहे हैं, वो चीज़ें क्या आपको तंग कर रही हैं? उनका नहीं, मुझे तो वो थॉट, अब मैं बैठ के सोच भी रहा हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है और मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा उस बात पे। जो चीज़ 7 साल से मुझे तंग कर रही थी, मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा। और मैंने कहा, मैं हंसी, मैंने कहा आप मेरे पास आए थे ये सोच के कि 5-10 सेशन शायद, तो आपने बाकायदा, उन्होंने कहा कि आप चली जाएंगी तो फिर क्या होगा? मैंने कहा वो हम सोचेंगे, वक्त आने पे सोचेंगे, अभी आप एक सेशन तो लीजिए और माशाल्लाह से वो ठीक है। So, I mean, try once. अगर आपका ऐसा कोई ट्रॉमा है, ऐसा कोई गिरा है दिमाग की हेल्थ पर्सपेक्टिव से, ऑरा के पर्सपेक्टिव से, आई मीन कंसल्ट नादिया, बिकॉज चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और नई चीजों पर ट्रस्ट करें। नई चीज तो ये नहीं है हमारे लिए, यही बात है, पूरी दुनिया में हो रही है प्रैक्टिस। हम सिर्फ बैठ के, आपने बड़ा अच्छा कहा कि उसे सिर्फ एक शो की हद तक, ऑल्दो दिस इज आल्सो शो, बट सिर्फ एक शो की हद तक, एक सेगमेंट की हद तक उस पे ना जाएं, इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करें, इसको एक्चुअली अपनी जिंदगी में शामिल करें, जिंदगी बेहतर करने के लिए, अपना आप बेहतर करने के लिए। शोएब, आपको 1 मिनट यहाँ मैं इंटरेक्ट करूंगी। आपने जैसे कहा कि ये भी एक शो है, शो की हद तक नहीं, हम इस शो में इसके फायदे बता रहे हैं कि इससे आप क्या क्या काम ले सकते हैं। और जिस शो की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ कुछ व्यूज के लिए वो चीजें कर रही है, ये चीज कि हमें आता है और देखें ये एक जादू है, और ये हम ये नहीं कर रहे, हम इस वक्त सॉल्यूशंस की बात करें कि देखें हम आपको हैरान नहीं कर रहे, हम आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। नादिया, थैंक यू वंस अगेन, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। आती रहा करें हमारे पास, वी लव्ड इट। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने
अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदुकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया तू। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है। मैंने तो, मेरा मतलब है, मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज इस मौजूद में बात करेंगे। बिकॉज बहुत से लोग एक तो जानते नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स फाइल कैसे किए जाते हैं, ना उनको उसके सिग्निफिकेंस का पता है। कुछ लोग ये राय रखते हैं चूंकि हम तो सैलरीड क्लास हैं, टैक्स तो हमारा कट जाता है, तो वाई वी नीड टू फाइल इट। ये कितना जरूरी है कि हम फिर भी उसको फाइल करें, कितने बेनिफिट्स है जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से हमें हासिल हो जाते हैं, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। टैक्स कंसल्टेंट मोहम्मद असदुल्लाह तैमूर साहब ने हमें ज्वाइन करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएं, एक तो ये टाइम भी आई थिंक ऐसा है कि इसमें डेडलाइन क्या है टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की? 30 सितंबर। ओके, अब लेट्स सी कि उसे बढ़ाया जाता है या नहीं, बट ये बड़ा जरूरी है कि उसे विद इन टाइम लिमिट हम फाइल कर लें। क्यों नहीं करते लोग फाइल? टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल नहीं करते कि लोगों के ज़हन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने अपने असासजात, अपने एसेट्स को शो कर दिया तो शायद ABR हमारे पास आ जाएंगे, हमसे ले लेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो एसेट तो मर्जी भी है आपकी जो शो करते हैं, आपने करने सारे चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन
हमने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा ना मैं चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं फाइल कर रहे होते क्योंकि उनको प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उन्हें मुश्किल लग रहा होता है, पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं चाहूँगी कि 1 बाय 1 आप थोड़ा सा प्रोसेस को एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से लोग खुद घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे टैक्स फाइल कर सकते हैं। देखिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एनटीएन बनाना होता है आपको, नेशनल टैक्स नंबर। एनटीएन मीन नेशनल टैक्स नंबर, और वो आप वेबसाइट पे जाके बना दे। उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर। सही हो गया। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आपका एनटीएन नंबर बन जाता है और वो विदिन 2-3 मिनट्स में बन जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। टैक्स रिटर्न्स में 2 चीज़ें होती है, आपका एक इनकम टैक्स रिटर्न होता है और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। तो इनकम टैक्स वो है जो आपकी इनकम आपने पर ईयर जो इनकम आपने कमाई है एज ए सैलरी पर्सन के तौर पे कमाया या एज ए बिजनेसमैन के तौर पे, वो एक फॉर्म होता है। और दूसरा फॉर्म इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल जो टैक्स रिटर्न होता है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है। उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपने अपने तमाम असासाजात, एसेट्स वगैरह शो करने होते हैं। और पहली दफ़ा अगर आप उसको शो कर रहे हैं तो आपसे ABR ने उसको नहीं पूछना होता कि ये आपके एसेट्स कहाँ से है। लेकिन जब एक दफ़ा आप इसको शो कर ले, जो बहुत से लोग करते हैं वो अपने एसेट्स को पहली दफ़ा नहीं शो करते, लेकिन कुछ अर्से बाद उनको ख्याल आता है, क्योंकि तो पता चल जाता है कि शनाख्ती कार्ड पर आपके एसेट्स होते, तो फिर उनको समझ आता है कि यार हमने शुरू में क्यों नहीं शो किया। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो कंसीलमेंट होगा। तो मेरी ये सजेशन ये है कि जिस वक्त आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो जितनी असासाजात है, जितनी भी एसेट्स है, उसको एट वंस शो कर दे। जब आपने ये शो कर दिया, एसेट रिटर्न फाइल कर दिया, तो 3rd स्टेप इसकी एक्टिवेशन है। उस पर 1000 रुपीज़ आपके सरचार्ज होते हैं, वो जब आप पे करते हैं तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है टैक्स रिटर्न फाइल करने के। इनकम टैक्स है, हम जहनों में ये सवाल आता है कि हम तो ऑलरेडी हमारी सैलरी से टैक्स कट के सैलरी हमारे अकाउंट्स में आ रही होती है, फिर किस तरीके से इसको फाइल किया जाता है, क्या थोड़ा इसका प्रोसेस भी बताएं। जी, हमारे यहाँ यही होता है कि हम तो टैक्स पे कर रहे होते हैं, हर बंदा यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, तो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स पे है या इनडायरेक्ट सूरत में, दोनों सूरत में टैक्स पे कर रहा होता है। लेकिन हम शायद ये जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स तो चार्ज कर लिया होता है। अब मसला ये कि उसको रिकॉर्ड पे लाना होता है, और रिकॉर्ड पे लाने के लिए उसके गवर्नमेंट हमसे कोई चार्ज नहीं लेता। ये अगर एक चीज़ जो मिसाल के तौर एक सैलरीड पर्सन है, उसका विद होल्डिंग टैक्स कट गया, अब तो टैक्स उसका कट गया, लेकिन अगर वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो चीज़ें उसके रिकॉर्ड पर आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा तो जब वो बैंक से कैश विड्रॉ करेगा तो उस वक्त भी इसको टैक्स नहीं कटेगा। अगर कोई प्रॉपर्टीज परचेज करेगा उस वक्त भी टैक्स बहुत कम हो जाता है, यानी आप समझिए 20% से कम होकर ये 3% पर आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई गाड़ी व्हीकल वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर भी टैक्स कम हो जाता है। तो बहुत सी चीजों पर आपके टैक्स कम हो जाते हैं, सिर्फ आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी यही होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा फर्क है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस तरह सैलरीड पर्सन है जो हमसे विद होल्डिंग टैक्स करता है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स है, यानी हमारी इनकम पर टैक्स। जी नहीं, सैलरी में तो इनकम टैक्स कटता है ना? इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स में 2 किस्म के टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, यस, ठीक है। इसी तरीके से सेल टैक्स भी होता है। पहले मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ। जो हमारे इनकम पर डायरेक्ट लगता है, जिन्हें हम सैलरीड पर्सन, इसको सैलरीड पर्सन के इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ईजी होता है समझने में। तो मिसाल के तौर पर जिस वक्त हमें सैलरी मिल रही थी, हमसे जो टैक्स कट जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसी तरह से हम बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, तो हम साल के आखिर में जब अपने कैलकुलेशन करते हैं, अपने फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, उस वक्त जो हम पे टैक्स लगते हैं हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो हमसे डायरेक्ट नहीं करता लेकिन हमसे गुड्स की सूरत में ये कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमसे टैक्स कट रहा होता है वो हमारे इनकम पे डायरेक्ट तो नहीं लग रहा होता, टैक्स नहीं लग रहा होता, लेकिन जिस वक्त हम कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं उस वक्त हम जो टैक्स कट रहा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में भी टाइप्स होती हैं? मैं ये 2 टाइप्स होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स। यस, इसमें एक इनकम टैक्स होता है और सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जब एज ए सैलरीड पर्सन हम हमारी इनकम पे जो टैक्स करता है वो इनकम टैक्स, मतलब हमारी जो आमदन है उस पे जो टैक्स करता है वो हमारा इनकम टैक्स होता है, वो डायरेक्ट। सेल्स टैक्स वो होता है एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हैं उस वक्त जो टैक्स हम पे कट रहा होता है वो सेल टैक्स है, क्योंकि सेल टैक्स इज सेपरेट पार्ट ऑफ टैक्सेशन। तो 2 किस्म के टैक्सेशन है हमारे, एक इनकम टैक्स है और एक सेल टैक्स है। अच्छा देखिए, अब चूंकि हम सैलरीड क्लास हैं, सैलरी टैक्स कट के आ रही होती है अकाउंट में, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने जब गाड़ी अगर हमारे पास है और हमने गाड़ी का टोकन टैक्स पे करना है, हम एक्साइज ऑफिस जाएंगे या आप ऑनलाइन भी अगर पे करना चाहते हैं, आप जो पे करते हैं उस पेमेंट में भी आ जाता है कि अच्छा ये आपका टैक्स था और ये आपका इनकम टैक्स था जी। सो गाड़ी का टोकन टैक्स पे करते हुए मैं इनकम टैक्स क्यों पे करूं जब मेरी इनकम पे टैक्स पे कर चुका हूं मैं? यस,
सर इसमें हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा एक फ्लॉज है कि हम एक दफ़ा टैक्स पे करते हैं तो हमें और भी बहुत सी जगहों पे टैक्स पे करना होता है, लेकिन उसका फिर तरीका हल हमारे पास जो इनकम टैक्स लॉ में है वो रिफंड का है। यानी अगर आपका एक्स्ट्रा का टैक्स कट गया और आप समझते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने ये टैक्स ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, ये मुझसे एडिशनल टैक्स कट गया, तो आप वो आपका टैक्स रिफंड में चला जाता है और रिफंड में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। कैसे? उसका एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उस सेक्शन के अंदर आप एक एप्लीकेशन देंगे, कमिश्नर जो इनकम टैक्स इंडियन रेवेन्यू है, तो जब वो एप्लीकेशन देंगे वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, तो ये जो चलें इसको इसी तरह रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इनकम टैक्स कटा है गाड़ी के, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों का मैंने इनकम टैक्स भी पे किया है, अब उन दोनों की मुझे एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफिस को देनी है? ये ऑनलाइन होता है, सारे सिस्टम ऑनलाइन है। वो एक उसका एक सेक्शन है ना, आप जब उस पे जाएंगे आप उसमें अपनी डिटेल्स ऐड उस सेक्शन के अंदर आपने जब आप एबीआर में रजिस्टर, इस वक्त सारा इनकम टैक्स हमारा ऑनलाइन है, डिजिटल है। जिस वक्त आपको सबसे पहले अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, रिटर्न आपने फाइल कर ली, उसमें एक अमाउंट सर्टेन, फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाख रुपए रिफंड बन गया, ठीक है, तो 3 लाख रुपए उस साल का रिफंड हो गया। फॉर एग्जांपल 2024 का आप जब टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसमें आपका 3 लाख रुपए रिफंड बन गया था, वो रिफंड आपने एक एप्लीकेशन कमिश्नर ऑनलाइन सबमिट कर देनी है, ठीक है। जब वो सबमिट हो जाएगी फिर वो उसको प्रोसेस करेंगे, अगर वाकई आपका रिफंड बनता हुआ तो वो आपके अकाउंट में आपको एक क्रॉस चेक दे देंगे, या आपके अकाउंट में एक अकाउंट आपका मेंशन होगा उस जो रिकॉर्ड पे होगा, उसमें वो डायरेक्ट क्रेडिट होगा। ये करना ही ऑनलाइन ही है? ये ऑनलाइन है। ये वैसे वापस करता है एफबीआर पैसे? सर अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल हो जाती है। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखें आप सिस्टम की बात करें, ठीक करने की बात करें, आसानी करने की बात करें, क्योंकि ये राय है कि नो मैटर व्हाट आपको जो टैक्स रिफंड होता है वो नहीं मिल रहा होता, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि हम इससे कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने कहा एप्लीकेशन तो मिल भी जाता होता है, वो लोगों को बेसिकली इशू ये होता है कि लोग क्लेम नहीं करते, लोगों को प्रोसेस नहीं पता, लोगों को पता नहीं है कि क्लेम कैसे करना है, इस लिहाज से कोई एजुकेशन नहीं है। सो प्रोबेबली दिस इज द इशू जिसकी वजह से लोग क्लेम नहीं करते, तो ऑब्वियसली रिफंड कैसे मिलेगा? देयर इज अ सिस्टम, ठीक है, उसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्लेम करें और सिस्टम पे ट्रस्ट करें। और वो बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, इनफैक्ट अपनी भी बात करूं तो हम आप रिफंड करवा भी लेते हैं और हो जाता होता है। सो ट्रस्ट द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको प्रोसेस बता दिए, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आपको इससे पहले प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया। ऐसे मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने कहा कि आप अपने ऑफिस वालों को बता दें कि वो जब इनकम टैक्स नेक्स्ट काटे तो उसमें से कम पे कर दें। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, आप फॉलो करें स्टेप्स। ऑब्वियसली ये भी एक प्रोसीजर है, ये भी प्रोसीजर है। जब फॉर एग्जांपल आप जब टैक्स आपका कट रहा होता है और आपको पहले टैक्स कटे, तो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बता दे कि जनाब इतना टैक्स मुझसे कट चुके हैं, वो टैक्स मुझसे ना काटे। ठीक हो गया। ये आपके जो अकाउंट डिपार्टमेंट अगर आपसे एग्री करते हैं तो ये आपका तो डिफरेंट तरीके हैं जिनको आप ले सकते हैं। ट्रस्ट द सिस्टम, ठीक है, पैसे आपके कहीं नहीं जाते। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बिजनेसेस किस तरीके से, उनके टैक्स किस तरीके से फाइल होते हैं? हमने इंडिविजुअल की तो बात कर ली जी। बिजनेसेस में 2 किस्म के बिजनेस होते हैं, एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है यानी सोल प्रोप्राइटर जिसको कहते हैं, और 3 हमारे मुल्क में 3 किस्म के बिजनेस हैं जो कैटेगरीज हैं। एक सोल प्रोप्राइटर है और एक एओपी है। एओपी मीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और तीसरा हमारे पास कंपनी है। कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये 3 मेजर कैटेगरीज हमारी जो है। तो सोल प्रोप्राइटर जब आप करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस जो इनकम टैक्स रिटर्न और विद होल्डिंग स्टेटमेंट साथ ही जमा होते हैं। ओके। आपने उसमें करना क्या होता है कि दोनों में जो बिजनेस का जो अकाउंट है उसमें करना ये होता है कि आपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। ओके। अकाउंट्स कैसे बनते हैं कि सबसे पहले अपने रेवेन्यू आपने शो करना है। रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट, ये थोड़ा सा लोग समझने में मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सेल हो गया, रेवेन्यू हो गया, टर्न आउट हो गया, ये आपकी सिर्फ सेल्स है जिसमें आपकी रिसीट पैसे आपके आए। It doesn't mean that कि आपके ये प्रॉफिट है। उसके बाद आपने उसके एक्सपेंसेस को माइनस करना है। एडमिसिबल एक्सपेंस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन है कि ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आप शो करेंगे तो आपको हम इसको कंसीडर करेंगे, वो एक्सपेंस आप उसमें शामिल करेंगे। फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बचेगा। जब नेट प्रॉफिट होगा उस पर एक टैक्स सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो टैक्स कैलकुलेट होगा उसका अपने चालान जनरेट करना है, वो भी ऑनलाइन हो जाते हैं। चालान जनरेट करने के बाद आपने बैंक में जमा करना है। जैसे ही आप पैसे जमा करवाएंगे विद इन 1 डे या विद इन आवर या बाजू का 1 दिन भी लग जाता है, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। टैक्सेबल आमदनी क्या होती है? टैक्सेबल आमदनी वो होती है कि जिस पर टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है। एक बिलो टैक्सेबल होता है और एक टैक्सेबल इनकम होता है। फॉर एग्जांपल जिस इनकम पर टैक्स अप्लाई होता है वो टैक्सेबल होता है, जिस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता वो टैक्सेबल नहीं होता। ओके। पाकिस्तान में क्या है टैक्सेबल आमदनी? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 600,000 यानी 6 लाख रुपए, अगर 6 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी है तो उस पर टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। सालाना? सालाना।
यानी 50,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। जैसे ये 50,000 से ऊपर होता है फिर स्लैब्स बन जाते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल 6 लाख से लेकर 12 लाख तक एक स्लैब है, फिर 12 से 18 तक है, फिर 24, इस तरह मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। उस स्लैब से मुख्तलिफ परसेंटेज होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले स्लैब में 2.5% होता है, फिर 5% होता है। इस साल इन्होंने जो 12 लाख तक है वो 1% कर दिया, इससे पहले 2.5% था। अच्छा, अब अगर कोई टैक्सेबल आमदनी किसी की नहीं है, लाइक वो मे बी 50,000, समटाइम देखते हैं कि कुछ अगर पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें वो सालाना तो आपके पास आने भी नहीं होती आमदनी, वो 3-4 मंथ्स के लिए ही होती है, तो वो टैक्सेबल आमदनी में काउंट नहीं होती। बट जिन्होंने पैसे देने हैं वो कहते हैं कि क्या आप फाइलर हैं या नहीं है, बिकॉज अगर आप फाइलर हैं तो आपका इतना टैक्स कटेगा, फाइलर नहीं है तो इतना टैक्स कटेगा, फिर वो फाइलर बन जाते हैं। जब आपकी टैक्सेबल आमदनी ही नहीं है, आप इतना कमा ही नहीं रहे, फिर क्यों ज़रूरी है टैक्स रिटर्न्स फाइल करना? देखिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने का आमदनी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जीरो पे फाइल कर सकते हैं। वो जीरो फाइल करना है, फाइलर होना इट्स इम्पोर्टेंट। यस, क्योंकि देखिए अगर आप टैक्स आप पे नहीं बनना फिर भी आपने फाइलर बनना है। ओके। क्योंकि जब आप फाइलर बनेंगे तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप फाइलर नहीं होंगे, बेशक आप करोड़ों रुपए, यहाँ पे मैं देखते लोग लाखों करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे, लेकिन वो फाइलर नहीं है तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो अगर आपके टैक्स आप पे नहीं, और फॉर एग्जांपल आपके 2 लाख या 3 लाख रुपए इनकम है, लेकिन आप फाइलर बन गए तो सारे बेनिफिट्स आपको फिर भी मिलेंगे। एक फाइलर होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर गाइड करें उन लोगों को जो फाइलर नहीं है और वो नहीं जानते कि कितने फायदे हैं? देखिए, फाइलर होने के सबसे पहले तो ये कि आपका चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाती है। कल को आपको FBR आपसे पूछे कि आपने कंसीलमेंट की है, कोई चीज़ छुपाई है, तो उसमें बाज़ों का 70% तक आप पे टैक्स लग जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके 1 करोड़ पे कोई आपके इनकम थी या कोई एसेट्स थे और आपने छुपाए थे, तो उस पर 70% तक यानी 70 लाख रुपए तक आपसे वो चार्ज कर सकते हैं 1 करोड़ में। एक बात तो ये कि आप पर दूसरा आप पे केसेस बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी नुकसानदेह है। और अगर आप उसको फाइलर बना देंगे, अपने आप को फाइलर बना देंगे, तो जब रिकॉर्ड पर चीज़ आ जाएगी, कल को अगर FBR वाले गलत है, कोई ऐसे चीज़ नोटिस आता भी है, तो आप यू विल बी इन द पोजीशन कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो आपका जो एसेट्स है वो पैसे जो वाइट हो जाएंगे, जो अनडिक्लेयर्ड मनी जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, वो सारी चीज़ आपकी वाइट हो जाती है फाइलर बनने से। ओके, इस साल का टारगेट क्या है FBR का? सर, FBR का तो टारगेट इस वक्त एग्जैक्ट जो फिगर है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि 9,000 अरब रुपए इसका इस तरह का था। अब आई थिंक इन्होंने 12,000 अरब रुपए तक का टारगेट किया, लेकिन एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मेरे लिए ओके, नो वरीज। अच्छा, क्या समटाइम्स लोग शेयर भी कर रहे हैं जी, ये देखें, ये मैंने बिल पे किया, इसमें ये टैक्स था और ये सुपर टैक्स था और ये एक्स्ट्रा टैक्स था और ये जनरल सेल्स टैक्स था और ये सेल्स टैक्स था, लाइक सेल्स टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स एंड सुपर टैक्स एंड देन एक्स्ट्रा टैक्स। ये डिफरेंट टैक्स क्यों लग रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो टैक्स जो आपके एडजस्टेबल टैक्स कौन से होते हैं और जो एडजस्ट नहीं होते हैं। आपका टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स जो एडवांस टैक्स होता है या विद होल्डिंग टैक्स होता है, वो सिर्फ एडजस्ट होता है। जो बाकी टैक्स है, सेल्स टैक्स हो गया, विद जो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, फर्दर टैक्स हो गया, तो ये पहली बात तो ये टैक्स एडजस्ट नहीं होते। और ये इतने टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? तो इसकी वजह यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है टैक्स रेवेन्यू पर। अब जब रेवेन्यू जनरेट ऑलरेडी हमारे मुल्क में सिर्फ मतलब अगर आप देख लें कि 1% लोग भी टैक्स पे नहीं करते। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हमारे 250 मिलियन पॉपुलेशन है, तो 250 मिलियन में सिर्फ 50 लोग फाइलर हैं और 50 लोग में जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 10 या 15 लाख नहीं। लेकिन इसमें ये बात होती है, एक है कि टैक्स पे करना और एक है उसको फाइल करना। जी, टैक्स तो पूरा पाकिस्तान ही समहाउ दे रहा है ना, किसी ना किसी तरह से। कोई अपने इनकम पे टैक्स दे रहा है, अगर वो इनकम पे नहीं उसने फाइल किया या उसकी अर्निंग ऐसी है तो वो ज़्यादा जो चीज़ें परचेज कर रहा है, जनरल सेल्स टैक्स, somehow every Pakistani is paying tax. Yes, isn't it? Yes. So हम ये क्यों कहते हैं कि 1% पे कर रहा है टैक्स पर? जो डायरेक्ट टैक्स है, जो लोग जो ऑन द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर जो चीज़ें जो लोग पे करते हैं, यानी एक्चुअल जो उनकी इनकम है, तो जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो कहाँ है? वो जो रिकॉर्ड पर नहीं है तो वो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे ही उनसे चार्ज करते हैं। जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि सेल्स टैक्स हो गया, फर्दर टैक्स हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, जब लोग टैक्स पे नहीं करते तो फिर अगर पूरा पाकिस्तान फाइलर बन जाए तो क्या हम सब पे टैक्सेस का बोझ कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, एग्जैक्टली। अभी तो सिर्फ 10 लोग पे कर रहे हैं, जब 25 करोड़ लोग पे करेंगे तो रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाएगा कि ये बाकी टैक्सेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अपने मसाइल के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे होते रूल्स को, लॉस को। पॉइंट ये है कि
फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आप दे रहे हैं, आप टैक्स दे भी तो रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड पे आ जाएं, आप फाइल कर दें ताकि आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएं, क्योंकि टैक्स तो आप दे ही रहे हैं Yes. कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिस्टम में आएँ ताकि सिस्टम जो है उसको एक तरह से आप उसको लीगल कर सकें अपनी मनी को, एट द सेम टाइम आप वो बेनिफिट्स वो सब आप अवेल भी कर सकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन हम लेंगे आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।